हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग आपका रहेगा। तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसकी पूरी की पूरी चीजें पढ़ने से पहले, कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगी जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि हमारे पास एक सप्लायर होता है ना। अब सप्लायर होगा और एक बायर होगा। बेसिकली अब यहाँ पर आपके पास में अगर हम यही इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहलाता, और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो सप्लायर एंड बायर कहलाएगा। क्लियर है? नाउ कंसीडर करो कि यहाँ हमारा जो बायर है, ठीक है, उसने सप्लायर को कुछ ऑर्डर दिया और सप्लायर ने यहाँ पर सामान जो था, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर दी बायर को। नाउ बायर हैज टू पे द अमाउंट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये देखेंगे जो बिजनेस होता है वो आपका उधार पर चलता है, मीनिंग बायर्स आर पेइंग अमाउंट a bit later. For example, they will pay amount after 90 to 150 days for the goods that they have purchased from the supplier. So now consider the supplier is a small organization. Let us consider it is the MSME. So they will need working capital fund. Now there are thousands of buyers like that, right, who need money in trade credit format, meaning उनको जो पैसा चाहिए वो उधार में चाहिए। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में जो सप्लायर है उसको अपने लिए जो वर्किंग कैपिटल फंड्स की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल फंड्स क्या है कि हमें रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर उसको प्रोसेस कर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कैश रिसीव कर उसको सेल करना होगा और कैश रिसीव करेंगे हम। ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है और इसमें जिस फंड की जरूरत होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए हमारे जो सप्लायर्स या फिर हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बैंक के पास जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है या डोमेस्टिक है। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर एक बैंक के पास जाएंगे। अब बैंक यूजुअली कौन सा होता है, जो इनसे यहाँ पर इनका अकाउंट खुला हुआ है, जिसके ये कस्टमर रहे हैं। बैंक को ये इन्होंने जब बायर को सामान बेचा तो यहाँ पर या तो इनवॉइस बनाई होगी या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया होगा, राइट, या फिर यहाँ पर कोई और रिसीवेबल होगा जिसके थ्रू यहाँ पर हमारे सप्लायर को एक लीगल राइट मिलती है टू गेट दैट अमाउंट फ्रॉम बायर इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स दैट दे हैव सोल्ड। सो अब हमारे पास जो बैंक है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर हमारी ये जो बिल रिसीवेबल है इसको परचेस करेगा। परचेस करने के बाद में हमारे पास जो बैंक होगा, अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास हमने फैक्टरिंग सर्विस ली, बिल यहाँ पर एक्सचेंज जो किया था वो डिस्काउंटिंग सर्विस ली, फॉरफिटिंग सर्विस ली, ये डिपेंड करेगा। अब जो भी सर्विस है, ठीक है, किसी के भी अंडर या तो बैंक क्या करता है पूरा पेमेंट कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पर 1,00,000 रुपए का बिल था तो 1,00,000 रुपए बैंक किसको दे देगा, एक्सपोर्टर या फिर सप्लायर को दे देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इन बिल्स को परचेज कर लिया। या फिर यहाँ पर पूरा अमाउंट ना देकर क्या करेंगे, 85% अमाउंट दे देंगे। अब वो कहाँ पर कौन सा अमाउंट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्लियर है? अब इसमें भी दो तरीके से होती है बातें, विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। अब सबसे पहले यहाँ पर ये क्या होगा, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बायर था, ठीक है, अब जब यहाँ पर ड्यू डेट आई पेमेंट करने के लिए तो बायर डिफॉल्ट कर गया पेमेंट पर। बायर ने पेमेंट यहाँ पर ना तो सप्लायर ना बैंक को किसी को भी की उस बिल पर। तो ऐसे में अगर मान लो बैंक सप्लायर से वो फंड्स वापस लेता है जो कि इन्होंने इनके बिल को परचेज कर दिया था, तो ये कहलाता है विद रिकोर्स। जहां पर अगर बायर डिफॉल्ट कर गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सप्लायर और द एक्सपोर्टर। ठीक है, अच्छा, एक होता है विदाउट रिकोर्स, जहां पर अगर बायर डिफॉल्ट कर गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बैंक की होगी, मीनिंग सप्लायर कोई भी अमाउंट बैंक को वापस नहीं करेंगे। बैंक अगर बायर से रिकवर कर पाते हैं अमाउंट, वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर जो क्रेडिट रिस्क है, जो लॉस होगा वो किसका हो रहा है, बैंक का।
मीनिंग विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर। समझ में आ गया? अब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर अनपेड रिसीवेबल्स होते हैं। अनपेड रिसीवेबल्स मतलब जैसे हमारी इनवॉइसेस जिस पर हम इन फ्यूचर अमाउंट कलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी वो अमाउंट हमें नहीं मिला। जब एक बिजनेस सेल करता है गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर, तो इसको पेमेंट के लिए वेट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनेंसिंग मेथड्स होते हैं जो कि आपको क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं बिजनेस को कि वो कैश अनलॉक कर पाए। वो जो 1 लाख रुपीज थे हम अनलॉक कर पाए इन अनपेड इनवॉइसेस से बिफोर द कस्टमर पेज। हमारे पास में अब हमने क्या सेल करा, बिल डिस्काउंटिंग में हम बिल ऑफ एक्सचेंज को सेल करते हैं, इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इनवॉइस को, और फैक्टरिंग में रिसीवेबल लेजर होता है, जिसको मैं अभी समझाऊंगी कि हमारे पास क्या सीन रहता है। बस अभी इसको ऐसे समझो कि बिल्स ही हम यहाँ पर खरीद रहे हैं, लेकिन एक बायर की जगह मल्टीपल बायर्स के, और बिल ऑफ एक्सचेंज में हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बायर का ही खरीद रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बैंक को हमने ये काम दे दिया है कि मेरे जितने भी बिल आएंगे वो तुम सब उनको फाइनेंस करोगे, और यहाँ पर मैं केवल एक बायर का ही बिल लेकर बैंक के पास गई। पेमेंट कलेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर सेलर कर रहा है, यहाँ पर सेलर, और यहाँ पर फैक्टर। फैक्टरिंग में फैक्टर हम बैंक को बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर परचेस कर रहा है बिल्स को या इनवॉइसेस को। कस्टमर यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ डिस्क्लोज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर बायर जो है वो किसको पेमेंट करेगा, फैक्टर को करेगा, तो उसको पता होना चाहिए ना वो उनको पेमेंट क्यों कर रहा है। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल क्यों रखते हैं, ताकि सेलर को ये ना लगे कि हमारे बिल को सेल कर दिया गया या फिर मुझे किसी और को जाकर पेमेंट करनी है। ये बात हम दो लोगों के बीच में रहेगी, मेरे बैंक और मेरे बीच में, ठीक है। सप्लायर यहाँ पर बायर के साथ में वही रिलेशनशिप्स रखेगा। ओनरशिप ऑफ रिसीवेबल रिटेन्ड बाय द सेलर, ठीक है, यहाँ पर ओनरशिप जो है आपके बिल्स की, इनवॉइसेस की, वो कौन है, रिटेन हमारा सेलर करता है। यहाँ पर आपके पास में रिटेन्ड बाय सेलर होगा एज कोलेट्रल ट्रांसफर टू फैक्टर। क्रेडिट रिस्क को सेलर बेयर कर रहा है, मतलब कि विद रिकोर्स है, यहाँ पर सेलर बेयर करेगा, विद रिकोर्स हो गया। फैक्टर में बेयर अगर नॉन रिकोर्स टाइप्स है। फाइन, अब ये हम ना एक एक कर सारा समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में आप ये सारी चीजें ना समझ जाओगे कि क्या है। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, बिल डिस्काउंटिंग में आप देखेंगे अब ना यहाँ पर हमारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, इसको यहाँ पर हमें फाइनेंसिंग करनी होती है, तो इसको हम ट्रेड बिल या ड्राफ्ट बिल भी बोलते हैं। तो देखो हमारे पास ना एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, जिसमें बैंक के चेक्स जो होते हैं वो भी डिफाइंड होते हैं, है ना। तो हमारे पास में यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो क्या होगा, सेक्शन 5 ऑफ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहता है, जिसके अंडर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है वो भी देखना। सप्लायर ने सामान भेजा बायर के पास में, फिर सप्लायर ने यहाँ पर एक बिल बनाया, और बिल में लिखा, क्या क्या चीजें लिखेगा, कि मिस्टर बायर, जो भी यहाँ पर मिस्टर XYZ हैं, ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये परचेज कर रहे हैं गुड्स को, तो ये पेमेंट करेंगे यहाँ मिस्टर सेलर को सो एंड सो डेट पर, इतना अमाउंट करेंगे, और यहाँ पर एक ड्यूटी भी लगाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर एक स्टैम्प भी लगाई जाती है। और फिर ये बिल जो होगा ये अपना साइन कर क्या करेंगे, मिस्टर सेलर भेज देंगे हमारे बायर के पास। अब बायर क्या करेगा, बायर यहाँ पर इसको साइन करेगा और एक्सेप्ट करेगा एंड वापस सप्लायर को दे देगा, ठीक है। तो अगर मान लो बायर डिफॉल्ट करता है, तो ऐसे में यहाँ पर हमारे जो सप्लायर होते हैं वो भी एक नोटरी ऑफिस होता है, उसमें जाकर ये चीज रिकॉर्ड कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं कि पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज होता वो बायर ने डिफॉल्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में अब आप देखेंगे एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड है। तो यहाँ पर एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट अ डिस्काउंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। अब यहाँ पर जो पेमेंट की जाएगी, जैसे मान लो 100 रुपए का है, अच्छा ये चीज और रह गया था बताना, अब बैंक कितना सब आपको कर दे रहा है, ठीक है, आपके बिल्स को परचेज कर रहा है, इनवॉइसेस को, किसी भी चीज को, तो बैंक क्यों करेगा, बैंक यहाँ पर कोई फी चार्ज करेगा। तो जैसे इंटरेस्ट देता है जब लोन देता है, वैसे ही डिस्काउंट फी कट करता है हमारे पास से। तो मान लो अगर यहाँ पर 100 रुपए का सामान, इसने 100 रुपए का बिल खरीदा, तो ये माइट भी हमें 95 रुपीज देगा,
₹5 ये अपने लिए एक सर्विस फी की तरह लेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है, बिजनेस को फेस वैल्यू माइनस जो भी डिस्काउंट है उसे कट कर कर पे कर देगा और ड्यू डेट पर बैंक फुल अमाउंट बायर से कलेक्ट कर लेगा। फाइन। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में दो टर्म्स होती हैं। ये बिल किसने ड्रॉ करा है, ये बिल जो बनाया है, क्रिएट करा गया है, वो किया गया है बाय सप्लायर। तो सप्लायर को बोलते हैं ड्रॉअर, और जो बायर हैं इन्होंने यहाँ पर इस पर साइन किया, इनको बोलते हैं ड्रॉई। इनके नाम पर बिल जनरेट हुआ तो ये हो गए ड्रॉई। ड्रॉअर ऐसे कर लो जिसने ड्राइंग की वो यहाँ पर ड्रॉअर है, और वो जो पूरी ड्राइंग की गई है इस बिल की वो हमारे सप्लायर ने की है। सो लीगल बेसिस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये यहाँ पर एक आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग जिसमें कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर आता है जिसको साइन मेकर करते हैं, एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट करते हैं कि एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट पे करें ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट किसके पास में चला गया था, बायर ने किसको दे दिया था साइन कर कर, हमारे ड्रॉअर को दे दिया था, तो ही इज द बेयरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, राइट। चलिए अब यहाँ पर बिल जो है उसको डिस्काउंट किया जाता है बिफोर मैच्योरिटी। अब हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, बिल को हम डिस्काउंट करते हैं बिफोर मैच्योरिटी, तो जो होल्डर होते हैं बिल के एंडोर्स कर रहे हैं, क्या एंडोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर डिलीवर करेंगे बिल टू द बैंक, ट्रांसफर करेंगे राइट टू रिसीव पेमेंट टू। अब आगे देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, बैंक जो है एक होल्डर बन जाता है इन ड्यू कोर्स एंटाइटल्ड टू सू द एक्सेप्टर इफ पेमेंट इज डिसऑनर्ड। तो क्योंकि हमारे पास बैंक ने इस बिल को परचेज कर लिया तो वो बन गए होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट अगर डिसऑनर हो गई मीनिंग कि बायर ने डिफॉल्ट कर दिया अपनी पेमेंट पर, तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन था, सप्लायर, राइट, उसने ड्रॉ किया था बिल। तो बिजनेस जो कि गुड्स को सेल कर रहा है ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर इशू कर रहा है बिल को और यहाँ पर डिस्काउंटिंग सीख करेगा, तो सेलर क्रेडिटर। ड्रॉई कस्टमर जो एक्सेप्ट करता है बिल को और पे करेगा ड्यू डेट पर, बायर डेटर एक्सेप्टर। एंड देन हमारे पास आता है पेई। पेई कौन होता है, इनिशियली हम पेमेंट जो है किसको करते हैं, सप्लायर को, लेकिन अगर बिल डिस्काउंट करा लिया तो किसको पेमेंट की जाएगी, बैंक को। तो डिस्काउंटिंग के बाद में बैंक पेई बन जाता है। Who receives payment उसको हम बोलेंगे पेई। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट जाते हैं डिस्काउंटर। अब देखो हमारे पास में जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने एडवांस में फंड्स दिए थे, है ना, बिल को परचेज करा था और डिस्काउंट डिडक्ट किया, उनको हम फाइनेंशियल भी बोल देते हैं, तो वो आपके यहाँ पर डिस्काउंटर हो जाते हैं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब टाइप्स ऑफ बिल डिस्काउंटिंग में बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन होगा क्लीन बिल डिस्काउंटिंग जिसमें कि कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है जैसे इनवॉइस, डिलीवरी रिसिप्ट, ट्रस्ट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर है, केवल बिल ऑफ एक्सचेंज कोई डॉक्यूमेंट हम मांग कर चलेंगे। रिपीट कस्टमर्स जो होते हैं बैंक के जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है। डॉक्यूमेंट्री बिल डिस्काउंटिंग जहां पर हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि अगर मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी होगी, है ना। देन हमारे पास में बिल, इनवॉइस, डिलीवरी चालान, इसके अलावा जीआर फॉर्म होते हैं फॉर एक्सपोर्ट्स, तो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शंस या फिर हाई वैल्यू बिल्स हमारे रहेंगे। बेस्ड ऑन रिकोर्स, रिकोर्स बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर। तो अगर बायर फेल कर गया पेमेंट करने में ड्यू डेट में तो बैंक अमाउंट सेलर से या ड्रॉअर से रिकवर करेगा। इसके बाद में हमारे पास रिस्क किसके पास एलोकेट, अब यहाँ पर हमारे पास में लोअर डिस्काउंट रेट रहेगा। नॉन रिकोर्स बिल डिस्काउंटिंग, तो बैंक अज्यूम करेगा कि जो रिस्क है बायर डिफॉल्ट का, ठीक है। अब हमारे पास में बायर डज नॉट, ठीक है, तो अगर बायर यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाता है तो बैंक जो है उसके पास में सारा रिस्क जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक बेयर करेगा क्रेडिट रिस्क आफ्टर क्रेडिट असेसमेंट, हायर डिस्काउंट रेट है, एंड यहाँ पर आपके पास में जो कॉस्ट होगी वो लोअर डिस्काउंट रेट होगी। बेस्ड ऑन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज्ड बिल डिस्काउंटिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्लोज बिल डिस्काउंटिंग में क्या होगा कि बायर को नोटिफाई कर दिया कि भाई देखो तुम्हारा बिल जो है वो डिस्काउंटेड हुआ है और डायरेक्टली बैंक को पेमेंट कर देना। अनडिस्क्लोज में कुछ नहीं बताएंगे, उसको तो पता ही नहीं है कि बेचारे के बिल को ऐसा बेच दिया गया है उसके साइन के साथ में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेलर को ही डायरेक्टली आकर वो पेमेंट कर देंगे। अच्छा, बिल डिस्काउंटिंग प्रोसेस क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पर ना मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले सेल करा, फिर बिल बना दिया,
तो ड्रॉअर ने यहाँ पर क्या करना है, सेलर जो होगा वो ड्रॉ करेगा बिल को, तो उसको बोल देंगे ड्रॉअर है भाई तू। फिर यहाँ पर बायर एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको बोल देंगे भाई तू ड्रॉ ही है ना। बैंक के पास जाएंगे डिस्काउंटिंग के लिए, उसको बोल देंगे भाई तेरे को पे ही बनना है, पैसा दे दे और यहाँ पर डिस्काउंट ले ले, है ना। तो उसके बाद में हमारे पास वेरिफिकेशन एंड क्रेडिट असेसमेंट होगी। तो बैंक विल बी वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बिल एंड अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस, कि भाई ये बिल तो सच्चा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी एक फेक बायर बना दिया गया है। फंड डिसबर्समेंट होता है तो बैंक कैलकुलेट करेगा डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू कितना है, डिस्काउंट रेट कितना है, और मैच्योरिटी, क्योंकि हम डिस्काउंट रेट तो किस में लेंगे, परसेंटेज पर एनम में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसे कन्वर्ट कर देंगे हमारे टाइम के अंदर डेज वाला जो इंटरेस्ट रेट रहेगा। मेच्योरिटी एंड कलेक्शन, तो डिस्क्लोज अगर है तो बायर बैंक को डायरेक्टली दे देगा, अनडिस्क्लोज है तो सेलर पे करेगा बैंक को, और बैंक जो है सेलर बायर से पेमेंट रिसीव करेगा। डिस्काउंट कैलकुलेशन आपको यही फॉर्मूला यूज करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड अपॉन 365। आसान है ना, इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया था ताकि बिल्कुल आसान हो जाए समझने में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि एडवांटेजेस बिल डिस्काउंटिंग की, तो क्विक एक्सेस फंड्स की दी जाएगी विदाउट वेटिंग फॉर क्रेडिट पीरियड, कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है, बिल जो है वो खुद से एक सिक्योरिटी बनकर यहाँ पर सर्व करेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, कॉस्ट आपकी लोअर देन फैक्टरिंग होगी, फ्लेक्सिबल यहाँ पर है, डिस्काउंट स्पेसिफिक बिल्स की जरूरत होगी, इंप्रूव करेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है, कि यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे रिसीवेबल्स टू कैश फास्टर। डिसएडवांटेजेस यहाँ पर क्रेडिट रिस्क आपका सेलर के साथ में रहेगा, कस्टमर एक्सेप्ट करेगा बिल को, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है सेलर के सारे कलेक्शंस यहाँ पर खुद मैनेज करने हैं बेचारे को। सुटेबल, अभी आप कहेंगे कि मैम ये कैसे है, ये तो खुद ही करना होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी फैक्टरिंग में ऐसा नहीं होता। सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इनवॉइसेस, जब छोटी छोटी इनवॉइसेस बनती हैं तब ये सही है, ठीक है। एंड बैंक रिफ्यूज करेगा अगर बायर क्रेडिट रेटिंग पुअर है। फैक्टरिंग की बात करेंगे अब देखो फैक्टरिंग में क्या होता है, सप्लायर ने सामान भेजा, बायर ने सामान खरीदा, बायर ने बिल को यहाँ पर साइन कर दे दिया। अब हमारे पास में होता है एक फैक्टर। फैक्टर किसे बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। अब हमारे पास में ये 85% अमाउंट तो दे देता है, ठीक है, मान लो 1 लाख का बिल है तो 85,000 रुपीज तो दे देगा, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट कब देगा, जब बायर पेमेंट कर देगा। ऑल्सो यहाँ पर ये डिस्काउंटिंग फी कट करेगा एंड कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस कट करता है, कैसे, देखो अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है जो जिसको हम फैक्टर बुला रहे हैं, चलो तो यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा मैं फैक्टरिंग में बताती हूँ कि क्या क्या हमारे पास बैंक हमें कर देता है। तो फैक्टर ना ऐसा नहीं है कि केवल एक बायर का बिल परचेज कर रहा है, वो जितने भी बायर्स हैं हमारे बिजनेस के, ठीक है, उन सभी के बिल्स यहाँ पर परचेज करता है, तो बिल परचेज कर पेमेंट कर देगा। दूसरा, फिर यहाँ पर बिल्स का कलेक्शन का काम भी इन्हीं का होता है। फिर जो हमारी सेल्स लेजर होती है, ठीक है, जिन लोगों का बैंक उसमें अकाउंट्स में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बता देती हूँ कि लेजर क्या होता है, हमारे पास में इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि एक बिजनेस में हमारा क्या सामान हमने खरीदा, क्या सामान बेचा, तो डेबिट क्रेडिट जो भी होगा उसे मेंटेन करके चलते हैं, तो सेल्स लेजर ये मेंटेन करते हैं, ठीक है, कि हमारी क्या क्या सेल्स हुई है अलग अलग अकाउंट्स के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा भी यहाँ पर मान लो कि हमारे बैंक को कुछ फाइनेंसिंग के अलावा और भी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीजें ना फैक्टर देखता है। जैसे कि मान लो हमें ये पता करना है कि भाई जिस बायर को सामान बेच रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, तो उसके बैंक के साथ में जिसको बोलते हैं इम्पोर्ट फैक्टर, है ना, वो यहाँ पर कौन चेक करता है, बायर के फैक्टर के साथ में वो भी हमारा फैक्टर कर देगा। तो काफी सारे रोल्स ये प्ले करते हैं। तो फैक्टरिंग क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ने अपने अकाउंट रिसीवेबल्स थर्ड पार्टी को सेल करे जिसे हम फैक्टर बोलते हैं, और डिस्काउंट पर कट कर होगा। फैक्टर ओनरशिप ले लेता है रिसीवेबल्स की, अज्यूम करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट भी मैं करूंगा प्रोटेक्शन का, कलेक्शन भी मैं ही करूंगा पेमेंट का, और लेजर मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास में बिल डिस्काउंटिंग की तरह नहीं है, ये एक फुल सर्विस अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बायर का बिल खरीद लिया दैट्स इट, यहाँ पर हमने पूरी की पूरी सर्विस दी है, एक बिजनेस से पूरा रिलेट कर गए अब हम, और एक्टिवली मैनेज करेंगे इनके रिसीवेबल पोर्टफोलियो को। तो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 जो है गवर्न करता है फैक्टरिंग को इंडिया में, जिसमें ये बोलते हैं कि फैक्टरिंग बिजनेस जो है वो क्या है, रिसीवेबल्स एक्वायर करना अजाइनर से बाय वे ऑफ असाइनमेंट टू, अजाइनी कौन होगा, जिसके नाम पर बिल बना, दैट इज बायर, अजाइनर होता है सेलर। अब हमारे पास में फैक्टर जो है रजिस्टर करता है आरबीआई के साथ में, एनबीएफसी फैक्टर्स होते हैं जो कि एंगेज करते हैं इस बिजनेस में, और असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स
यहाँ पर फैक्टर्स को राइट देता है कि वो कलेक्ट करे फ्रॉम डेटर्स। तो हमारे पास में सेलर जो होते हैं बिजनेसेस जिन्होंने गुड्स या सर्विसेज सेल करे क्रेडिट पर और रिसीवेबल्स दे दिए फैक्टर के पास में, असाइनर, क्लाइंट, तो ठीक है। फैक्टर जो होता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने परचेज करे रिसीवेबल्स, फाइनेंसिंग की और यहाँ पर मैनेज करा कलेक्शन। डेटर बायर जिसने की सामान यहाँ पर उधार पर लिया था। और नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन डेटर को कि भाई रिसीवेबल्स असाइन कर दिए गए हैं फैक्टर को तो उनको पेमेंट कर देना, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, सामान बेचा पहले डेटर को, फिर उसके बाद में फैक्टर के लिए असाइन कर दिया रिसीवेबल्स, एंड यहाँ पर फैक्टर ने क्या करा, पेमेंट करी। तो इनिशियली कितनी करेगा, 85% करेगा मैक्सिमम, ठीक है। और 15% कब करेगा, जब ये डेटर द बायर पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो ड्यू डेट पर जब पेमेंट करेगा तो रिमेनिंग अमाउंट जो 15% है वो तभी करेगा। ऑल्सो इसमें 85% में डिस्काउंट फी भी कट करता है। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, तो रिकोर्स मतलब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद रिकोर्स और विदाउट में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क सेलर बेयर करेगा रिस्क अगर डेटर डिफॉल्ट कर गया, फैक्टर बेयर करेगा क्रेडिट रिस्क विद इन अप्रूव्ड लिमिट्स। कॉस्ट हमारे पास लोअर फी है टिपिकली 0.5 to 2% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पर हायर फी है। नॉन रिकोर्स में हायर क्यों होगा, क्योंकि अगर बायर डिफॉल्ट कर गया तो पेमेंट कौन, यहाँ पर पूरा का पूरा लॉस किसका है, हमारे फैक्टर का। When seller must buy back, seller buy back कब करेगा, अगर डेटर फेल कर जाता है। to pay within agreed period, not required, factor absorb करेगा losses को। suitability, seller with good quality receivables and low default history। और नॉन रिकोर्स जहां पर कि सेलर जो है प्रोटेक्शन बैड डेट से चाहता है। अच्छा, नोटिफिकेशन या डिस्क्लोजर में डेटर अगर जानता है तो नोटिफाई किया जाएगा कि इनवॉइस असाइन हो गया, अदरवाइज यहाँ पर सेलर को ही पेमेंट करेगा बायर, और फिर बायर से जो पेमेंट रिसीव हुई वो सेलर बैंक को दे देगा। पेमेंट डायरेक्शन, डेटर पेज डायरेक्टली टू द फैक्टर, यहाँ पर सेलर को सेलर फैक्टर के पास। रिस्क यहाँ पर लोअर है, कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर हायर है क्योंकि सेलर माइट भी डाइवर्ट कर दिया फंड्स को। कॉस्ट यहाँ पर लोअर होती है, यहाँ पर आपकी हायर होती है, राइट। अच्छा, कॉमन इन स्मॉल बिजनेस फैक्टरिंग एंड ये लार्ज कॉर्पोरेट इनवॉइस डिस्काउंटिंग में कॉमन है। बेस्ड ऑन एडवांस पेमेंट, अगर स्टैंडर्ड एडवांस है वो 70 से 90% इनवॉइस वैल्यू का आएगा। रिजर्व हमारे पास 10 से 30% का किया जाता है, मीनिंग कि यहाँ पर 10 से 30% अमाउंट जो है वो बैंक अभी सेलर को नहीं देगा, कब तक, जब तक ड्यू डेट पर पेमेंट रिसीव नहीं कर लेता है फ्रॉम द बायर। फैक्टर होल्ड करेगा रिजर्व अंटिल कलेक्शन। हाई एडवांस 90 से 95%, रिजर्व 5 से 10 हाई क्वालिटी डेटर्स के लिए। मैच्योरिटी फैक्टरिंग, यहाँ पर 100% मैच्योरिटी पर ही पेमेंट किया जा रहा है, 100% रिजर्व किया गया। फैक्टर केवल कलेक्शन का काम कर रहा है और मैच्योरिटी पर पेमेंट करता है। स्पेशलाइज्ड टाइप डोमेस्टिक फैक्टरिंग है, तो डोमेस्टिक में क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पर फैक्टर सेम है, किसका, बायर का भी और सेलर का भी। तो बायर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो भी एक ही फैक्टर, कॉमन फैक्टर चेक कर लेता है। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, जहां पर क्रॉस बॉर्डर है, एक्सपोर्ट का खुद का एक फैक्टर होगा, राइट, और क्रेडिट प्रोटेक्शन करेगा फॉरेन डेटर्स के ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में। रिवर्स फैक्टरिंग, यहाँ पर बायर जो होगा वो इनिशिएट करेगा फैक्टरिंग अरेंजमेंट ताकि सप्लायर को पेमेंट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा आप ट्रेड्स में भी देखते हैं, एक फीचर ट्रेड्स में, या तो एमएसएमई खुद क्या करती है, अपने बिल्स को अपलोड कर देती है, या फिर जो बायर, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं वो यहाँ पर सप्लायर के बिहाफ पर इस ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। स्पॉट फैक्टरिंग, सिंगल इनवॉइस फैक्टर होती है विदाउट ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट, ओकेजनल नीड है। फुल सर्विस में हमारे पास फाइनेंसिंग भी करेंगे, कलेक्शन, क्रेडिट प्रोटेक्शन, लेजर मैनेजमेंट सारा काम कर देंगे। तो फैक्टरिंग का प्रोसेस वही है जैसा मैंने भी बताया, सेलर ने गुड्स बेची, बायर को इशू करा इनवॉइस, ठीक है, सबमिट करेंगे इनवॉइस फैक्टर के पास में, फैक्टर वेरीफाई करेगा, फिर इनिशियल एडवांस यहाँ पर दे देंगे। देखो ये यूजुअली अगर आपके पास एकदम करेक्ट परसेंटेज आए ना लिखने के लिए तो 85 लिखना, ओके, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस तो चल ही जाता है। फैक्टर मैनेज करते हैं इसको, ड्यू डेट पर फैक्टर कांटेक्ट करेंगे डेटर को फॉर पेमेंट, तो डेटर पे कर देंगे फैक्टर को, रिजर्व रिलीज हो जाएगा और बैड डेट हैंडल कर लिया जाएगा। अब कौन कौन से फी यहाँ पर ये कलेक्ट करेंगे, देखो एक तो यहाँ पर डिस्काउंट फी है, लेकिन ये तो और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं ना, क्रेडिट चेक करना कि भाई बायर की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, पेमेंट लेना, सेल्स लेजर को मैनेज करना, तो यहाँ पर ये हाई होगी नॉन रिकोर्स में, क्रॉस बॉर्डर, स्मॉल फाइनेंस में।
इंडिया में डोमेस्टिक फैक्टरिंग में नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग जनरली अलाउड नहीं है, ठीक है। फैक्टरिंग, केवल फैक्टरिंग डिस्काउंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है ऑन द एडवांस अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। ये यूजुअली 2 से 5% होगा। फैक्टरिंग आपके पास नॉन रिकोर्स और विद रिकोर्स दोनों टाइप की हो सकती है। सेटअप फी यहाँ पर 5,000 से 25,000, डिलीजेंस फी 2,500 से 10,000 रुपए मंथली, ठीक है। मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पर सबमिट करनी होती है इनको, मिनिमम इनवॉइसेस। अभी आपको एक कैलकुलेशन दे रखी है जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड है, ये आप अपने आप से सॉल्व कर लेना। तो बेसिकली फायदा क्या है कि तुरंत तुरंत पैसा मिल जा रहा है, और जो कलेक्शन है वो आउटसोर्स कर दिया, तो अब वो वाली हेडेक खत्म हो गई कि भाई कौन सा बिल किससे कब कलेक्ट करना है। क्रेडिट प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं, कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ रही, बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई क्योंकि कैश अनलॉक हो गया, और क्रेडिट मैनेज कर पा रहा है हमारा फैक्टर। हाई कॉस्ट है डिस्काउंट फी, इसके अलावा इंटरेस्ट भी देना है, सर्विसेज और भी ले रहे हैं तो वो भी एक्सपेंसिव है। कस्टमर नोटिफिकेशन की जरूरत होती है, तो कस्टमर को यहाँ पर पता चल जाता है, तो ये एक सिग्नल करता है फाइनेंशियल वीकनेस। कस्टमर रिलेशनशिप कंट्रोल का लॉस हो जाता है, तो फैक्टर यहाँ पर एग्रेसिव हो सकता है कलेक्शन के टाइम पर। मिनिमम वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स है कि भाई आपको यहाँ पर इतनी इनवॉइसेस इस पर्टिकुलर फैक्टर को सेल करने ही पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये 12 महीने का मिनिमम कमिटमेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, फैक्टरिंग यूजुअली जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, फाइन, ये याद रखना। अगर वैसे पूछा जाए तो ये आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। अगर फोर फिटिंग से इसको डिफरेंस किया जाए, फोर फिटिंग आपकी जो होती है वो यहाँ पर मिड से लॉन्ग टर्म होती है। रिकोर्स रिस्क, इन रिकोर्स फैक्टरिंग सेलर जो है वो बाईबैक करते हैं अनपेड इनवॉइसेस को। बिल डिस्काउंटिंग है ना, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, 12 महीने का मिनिमम कमिटमेंट नहीं होगा इसमें। बिल डिस्काउंटिंग वर्सेस फैक्टरिंग, अब हमारे पास में यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। बिल डिस्काउंटिंग में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट चाहिए आपको, यहाँ पर आपकी वीक बैलेंस शीट है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ये विद रिकोर्स होगा, ये विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है, विद रिकोर्स भी। कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सपोर्टर की है, सेलर की है, यहाँ पर फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ट्रांजेक्शन बेस्ड होता है कि एक बायर का हमने सेल कर दिया, दूसरे का नहीं किया। यहाँ पर हमने मल्टीपल बायर्स का एक साथ किया है, तो अकाउंट रिसीवेबल लेजर के अकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ पर मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, ये केवल ये रिसीवेबल्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, एमआईएस कलेक्शन, क्रेडिट इंश्योरेंस सब कुछ देखेंगे, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देयर इज नो असाइनमेंट ऑफ डेट, यहाँ पर आप कोई भी असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर असाइनर था हमारे पास में, राइट, तो सेलर जो था वो साइनर बन गया था। चलो, फी कौन कौन से इन्वॉल्व है, फाइनेंस चार्ज, प्रीपेमेंट आउटस्टैंडिंग है टिपिकली मंथली इंटरवल्स पर, सर्विस फी जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ना, एमआईएस वगैरह सबके लिए, तो रेंज आपकी 0.1 से 0.3 तक आ जाती है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंटिंग से कैसे अलग है वो समझते हैं। कि एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग जहां पर बिजनेस जो है वो अनपेड इनवॉइसेस को लेकर चल रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 5 के अंडर डिफाइंड है, ठीक है। इनवॉइस आपकी नॉर्मल इनवॉइस है जिसमें कि बिजनेस ओनरशिप इनवॉइसेस की रखेगा और रिस्पॉन्सिबल है कि पेमेंट खुद कलेक्ट करेगा। अब बिल डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज करता है जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग एक स्टैंडर्ड कमर्शियल इनवॉइस, जैसा बिल वगैरह आप कलेक्ट करते हैं ना, वहां से इनवॉइस कलेक्ट करते हैं वो आ जाएगी। तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग कैसे डिफरेंट है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर कमर्शियल इनवॉइस है, ये एंडोर्समेंट करते हैं, डिलीवरी करते हैं, है ना, और यहाँ पर असाइनमेंट या चार्ज क्रिएशन कर दिया गया। बैंक की राइट सू कर सकता है इन ओन नेम, यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो अगर बायर ने पेमेंट नहीं की तो बायर को सू कर देंगे। यहाँ पर आपका सेलर के थ्रू करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस यहाँ पर बायर को करनी होती है, तो वो जो सिग्नेचर कर कर भेजते हैं वापस, याद है, तो यहाँ पर हमारा जो ड्रॉई है उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, यहाँ कोई भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्लोज इनवॉइस डिस्काउंटिंग कौन सी होगी, जहां पर कस्टमर को बता दिया गया है कि भाई तुम्हारा जो इनवॉइस है वो हमने एक बैंक को दे दिया है, तो पेमेंट डायरेक्टली बैंक को कर देना। अनडिस्क्लोज में हमने बैंक से अपने कस्टमर से ये बात छिपाई है, तो वो सेलर को आकर पेमेंट करेगा, ठीक है। तो बिजनेस पेमेंट रिसीव कर रहा है और डिपॉजिट कलेक्शन बैंक अकाउंट में करेगा। फिर आते हैं होल टर्नओवर वर्सेस सिलेक्टिव, तो यहाँ पर बिजनेस सभी इनवॉइसेस को डिस्काउंट कर रहा है या फिर अबव अ थ्रेशोल्ड, और सिलेक्टिव में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली स्पॉट लेकर चलेंगे, बिजनेस आपका चूज करेगा स्पेसिफिक इनवॉइसेस को डिस्काउंट के लिए, ठीक है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्रोसेस, सेलर रेज करेगा इनवॉइस बायर के पास में, सेलर सबमिट करेगा इनवॉइस कॉपी फाइनेंशियर के पास में,
फाइनेंशियल वेरीफाई करेंगे इनवॉइस को और बायर की क्रेडिट वर्दीनेस को, फाइनेंशियल एडवाइस करेंगे, 80 से 95% इनवॉइस वैल्यू सेलर के पास, ड्यू डेट में बायर पे करेंगे सेलर को या पे करेंगे फाइनेंशियल को। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, कॉन्फिडेंशियल, कस्टमर अनअवेयर है, प्रिजर्व करते हैं बिजनेस रिलेशनशिप, लोअर कॉस्ट है, फैक्टरिंग से बिजनेस कंट्रोल कलेक्शन होता है, मेंटेन करेंगे कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, फ्लेक्सिबल है, डिस्काउंट स्पेसिफिक इनवॉइसेस। हेड टू हेड कंपैरिजन अब यहाँ पर ना आपको दे रखा है, इसको आप एक बार खुद से चेक कर लेना कि क्या क्या चीजें हैं, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट। अगर आप केवल वीडियो से पढ़ रहे हो, आपने कोर्स नहीं खरीदा है, तो वीडियो एक सेकंड पॉज करो, खुद से इस टेबल को क्रिएट कर लेना, तो रिवाइज हो जाएगा, मतलब 5 मिनट का रिवीजन है, इतना अच्छे से मैंने करा दिया है, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, मैं 5-5 सेकंड के लिए ना वीडियो पॉज करती जाऊंगी। ठीक है, चलो, होपफुली आपने सारे यहाँ पर ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, नहीं लिए हैं तो स्पीड थोड़ी कम कर फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आरबीआई गाइडलाइंस क्या है बिल डिस्काउंटिंग के लिए, कि भाई यहाँ पर आप नॉर्मल लैंडिंग एक्टिविटीज की तरह है, तो एक्सपोजर अगर बिल डिस्काउंटिंग में होगा तो बोरोअर की ओवरऑल क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग होगा। बिल्स अराइज होते हैं जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन से, क्लीन बिल्स बिना डॉक्यूमेंट के, हायर रिस्क वेट रखेंगे, ठीक है, हमारे बाजिल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और जो केवाईसी है ड्रॉ और ड्रॉई की दोनों की रिक्वायर्ड है। फाइन, तो यहाँ पर फैक्टर किसे बोलते हैं, जो भी बैंक के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, रिसीवेबल आपके पास में जो भी इनवॉइस या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको आप फैक्टरिंग कर रहे हैं, और असाइनमेंट रिसीवेबल जब हम असाइनर से फैक्टर के पास देते हैं। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर एनबीएफसी को रजिस्टर करना पड़ता है एनबीएफसी फैक्टर के लिए, तो यहाँ पर इनकी जो मिनिमम नेट ओन फंड होती है वो 5 करोड़ होती है, और फैक्टरिंग की सर्विसेज ये बिना सेपरेट रजिस्ट्रेशन के अंडरटेक कर सकते हैं बैंक अगर चाहते हैं तो। ठीक है, एक अपना अलग से डिपार्टमेंट बनाकर। राइट ऑफ फैक्टर, फैक्टर या फिर आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी क्या राइट्स हैं, नोटिस असाइनमेंट का डेटर को दे सकते हैं, सू कर सकते हैं यहाँ पर फैक्टर के खुद के नाम से, असाइनमेंट वैलिड है इवन विदाउट नोटिस टू डेटर। फैक्टर यहाँ पर कोई भी बिजनेस अदर देन फैक्टरिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते, जैसे एनबीएफसी फैक्टर है, कैन नॉट अक्वायर रिसीवेबल्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं ले सकते। अब आते हैं ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये किसका प्लेटफॉर्म है, आरबीआई का। किसके लिए लेकर आया था, एमएसएमई के लिए लेकर आया था। क्यों लेकर आया था, ताकि जो हमारे एमएसएमईज हैं उनके बैंक यहाँ पर अगर उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई बोला 2014 में ये काम करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर हमारा एमएसएमई जाएगा, अपने बिल को, यहाँ पर जो भी हमारे पास में बिल्स हैं जिनको वो सेल करना चाहते हैं, अब ये बिल्स यूजुअली ड्रॉ होते हैं या तो लार्ज कॉर्पोरेट्स या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई अपना बिल आप अपलोड करो, जब यहाँ पर गुड्स सेल करी, गुड्स सेल कर इन्होंने यहाँ पर इसको साइन कर बिल को दे दिया, अब आपने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड करा इसको, अपलोड करने के बाद में अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मान लो बैंक ए, एनबीएफसी बी, बैंक सी, है ना, ऐसे करके बहुत सारे लोग आएंगे। मान लो ये जो बिल था, लेट अस कंसीडर, एक छोटा अमाउंट लेकर समझते हैं कि 100 रुपए का बिल था, ए ने बोला मैं 95 रुपीज दूंगा, बी ने बोला मैं 96 रुपीज दूंगा, सी ने बोला मैं 97, इसने बोला 98, इन्होंने बोला 93। ठीक है, अब ये बाकी अमाउंट कहाँ चला गया, 100 रुपए में, जो डिस्काउंट फी थी वो भी तो कट करेगा ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो। अब एमएसएमई के लिए सबसे फायदेमंद क्या रहेगा, इन्होंने अपनी अपनी बिड लगाई, एमएसएमई के लिए ये वाली बिड सबसे परफेक्ट है, तो ये जो परफेक्ट बिड है 98 वाली, ये इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में नेक्स्ट, मतलब यहाँ पर T+1 बेसिस पर सेटलमेंट हो जाएगी, और जो बिल था वो चला जाएगा इस फैक्टर के पास में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, और 98 रुपीज हमारे एमएसएमई को मिलेंगे। ऑल्सो जब ये अपलोड कर रहे हैं बिल को, तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट या फिर आपका पीएसयू होगा वो एक बार एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ये बिल जो है ये मेरे नाम पर ड्रॉ हुआ है। अच्छा, मान लो एमएसएमई की जगह खुद जो बायर है जिसने सामान खरीदा, कॉर्पोरेट या पीएसयू, वो भी बिल अपलोड कर एमएसएमई को फाइनेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ट्रेड्स, आपका ट्रेड्स रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या है,
ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, आरबीआई ऑथराइज करता है कि फैसिलिटेट करो फाइनेंसिंग, डिस्काउंटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की कॉर्पोरेट और अदर बायर्स से, जिसमें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू सब आते हैं। फुल्ली डिजिटल ऑक्शन बेस्ड मैकेनिज्म, जहां पर मल्टीपल फाइनेंशियल, जैसे मैंने दिखाया था, अलग अलग बैंक्स बिडिंग कर रहे हैं डिस्काउंट करने के लिए। अब यहाँ पर सीवियर वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स है, एमएसएमई इतना पैसा कहाँ से आएगा, और बायर सारा सामान उधार पर ले रहे हैं, तो पेमेंट में डिलेज होने की वजह से तो ट्रेड्स एक ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस इनको प्रोवाइड करता है कि अपनी इनवॉइसेस को डिस्काउंट करा लो क्विकली मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स पर। पार्टिसिपेंट सेलर हो सकते हैं, तो एमएसएमई जिन्होंने गुड्स को बेचा है यहाँ पर क्रेडिट पर, केवल एमएसएमई बायर्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट, पीएसयूज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोई भी एंटिटी। फाइनेंशियल्स हो सकते हैं, बैंक, एनबीएफसी, फैक्टर, अदर आरबीआई परमिटेड एंटिटीज। फिर ट्रेड्स काम कैसे करेगा, फैक्टरिंग यूनिट क्रिएट हुई, एमएसएमई सेलर ने एक फाइनेंसिंग यूनिट क्रिएट करी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन इनवॉइस या बिल डिस्काउंट की, ठीक है। अब यहाँ पर बायर एक्सेप्ट करेगा एफयू को प्लेटफॉर्म पर, कंफर्म करेगा कि भाई मेरे ही नाम पर ये बिल बना है और ऑब्लिगेशन है मुझे पे करने की। फिर यहाँ पर अलग अलग जो फाइनेंशियल्स हैं वो बिडिंग करेंगे डिस्काउंट रेट्स पर। फिर आपके पास में एमएसएमई जो है वो खुद से बेस्ट बिड को सिलेक्ट कर लेगा, और पेमेंट यहाँ पर फाइनेंशियल जो है वो इनको टिपिकली विद इन 24 डेज आवर्स, दैट इज T+1 सेटलमेंट बेसिस होता है, उसमें कर देंगे, और बायर पे करेंगे फाइनेंशियल को। ट्रेड प्लेटफॉर्म ट्रिगर करता है सेटलमेंट एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम से। तो ये आपके पास में कैसा होता है, विदाउट रिकोर्स होता है, मतलब एमएसएमई के ऊपर कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं रहा। अब यहाँ पर अगर बायर डिफॉल्ट कर भी गया तो बैंक बायर से पेमेंट लेगी, ना कि हमारे सेलर से। फैक्टरिंग यूनिट, यहाँ पर जो भी हमारा बिल था, इनवॉइस था, उसके लिए यूज किया जाता है। फैक्टरिंग और रिवर्स फैक्टरिंग, फैक्टरिंग आपको समझा दिया कि एमएसएमई ने इनिशिएट करा, अगर बायर ने इनिशिएट किया तो उसको रिवर्स फैक्टरिंग बोलते हैं। नो सेट ऑफ यहाँ पर और डिस्प्यूट्स, तो बायर कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकते पेमेंट की, क्वालिटी डिस्प्यूट्स है। असाइनमेंट यहाँ पर जो रहेगी वो एग्जीक्यूट एमएसएमई और फाइनेंशियल के बीच में है। कर्जाई रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है ताकि डबल फाइनेंसिंग ना हो, ठीक है। तो एक एमएसएमई की अगर फैक्टरिंग हो गई तो वो आपको कर्जाई पर शो करना होता है, ताकि यहाँ पर ऐसा ना हो कि ये एमएसएमई दूसरे किसी फाइनेंशियल से भी अपना बिल डिस्काउंट करा ले, सेम बिल, है ना। तो हमारे पास में ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जो कि यूज होते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने आरबीआई सर्कुलर वाली क्लास में आपको बताया है कि आपके पास में इनकी नेटवर्क वगैरह चेंज हो गई है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। अब हमारे पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि कितना कितना है, कितने एमएसएमई को बेनिफिट हुआ, याद रखना कॉम्पिटिटिव रेट्स है ना, तो हम बेस्ट रेट चूज कर पाएंगे। कोई रिकोर्स यहाँ पर नहीं है भाई सेलर को, अब कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर बायर ने पेमेंट नहीं की तो सेलर को पे करना पड़ेगा, पेमेंट तुरंत हो जाती है 24 आवर्स के बीच में, कोलैटरल की जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंट, और डिपेंडेंसी बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के ऊपर कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जांपल दे रखा है कि गोदरेज एग्रोवेट के जो एमएसएमई सप्लायर थे उन्होंने इनवॉइस अपलोड करा MS1 एक्सचेंज पर, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यहाँ पर बिड जीता, तो ये क्या करेंगे, फाइनेंस कर देंगे इनवॉइस को विद इन मिनट्स। प्राइसिंग फिक्स्ड बाय फैक्टर, ऑक्शन बेस्ड होती है। ट्रेडिशनल फैक्टरिंग में तो आपके फैक्टर डिसाइड करते थे, यहाँ पर ऑक्शन बेस्ड है। एमएसएमई रिकोर्स, यहाँ पर रिकोर्स फैसिलिटी थी, मीनिंग कि एमएसएमई का जो एमएसएमई सप्लायर है उसको रिस्क बेयर करना पड़ता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ऑफलाइन था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। फाइनेंशियल्स में सिंगल फैक्टर, यहाँ पर मल्टीपल फाइनेंशियल्स बिड करते हैं, यहाँ पर आपको 24 आवर्स मैक्सिमम लगता है, T+1 मैक्सिमम टाइम है, ये आपका 1 से 5 दिन है। यहाँ पर लोकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये पैन इंडिया रहेगा, ऑफ कोर्स ऑनलाइन है क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी ट्रेडिशनल में हायर थी, यहाँ पर आपकी कम है क्योंकि कॉम्पिटिशन है। अब हमारे पास में यहाँ पर रिस्क जो होते हैं उनसे बात हो रही है कि काउंटर पार्टी रिस्क, बायर डिफॉल्ट कर गया अगर पेमेंट पर, तो क्रेडिट असेसमेंट बायर की पहले से कर रखते हैं फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास अगर इंटरनेशनल फैक्टरिंग है तो एक्सपोर्ट फैक्टर, इंपोर्ट फैक्टर से रिपोर्ट ले लेते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस जान लेते हैं बायर की। फ्रॉड रिस्क, यहाँ पर फिक्सचर्स इनवॉइस या सर्कुलर ट्रेडिंग है तो अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करो। डबल फाइनेंसिंग ना हो तो कर्जाई रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा लीगल रिस्क, अगर बायर डिस्प्यूट कर रहा है क्वालिटी या डिलीवरी तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी प्रूफ एक्सेप्टेंस का चाहिए, क्वालिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। फैक्टरिंग रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, टू मच एक्सपोजर किसी सिंगल डेटर में है तो लिमिट्स पर डेटर लगानी पड़ती हैं। डाइल्यूशन रिस्क, बायर मान लो एक ही यहाँ पर बायर है जो कि 50-100 करोड़ का सामान ले गया,
और यहाँ पर रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी केवल 25 करोड़ की थी, तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट है पर डेटर। इसके अलावा डाइल्यूशन रिस्क में बायर क्लेम करते हैं क्रेडिट नोट्स रिटर्न्स को, हिस्टोरिकल डाइल्यूशन एनालिसिस होती है। सेट ऑफ रिस्क, सेट ऑफ में क्या है, ए ने बी को सामान बेचा, जैसे मान लो ए ने रॉ मटेरियल बेचा बी को, और बी ने फिनिश गुड्स यहाँ पर सेल करा ए को। अब ये 50 लाख का था, ये यहाँ पर 80 लाख का था, तो वो जो 30 लाख रुपए हैं केवल वही हमारा जो बी है वो यहाँ पर रिसीव करेगा ए से। तो आपके पास में बायर क्लेम करते हैं क्रॉस क्लेम अगेंस्ट सेलर, कोई भी सेट ऑफ क्लॉज आपकी फैक्टरिंग एग्रीमेंट में नहीं है, ये सेट ऑफ अरेंजमेंट है। फ्रॉड रिस्क, सेलर इनवॉइस अगेंस्ट फेक डॉक्यूमेंट्स, तो वेरीफाई करो डिलीवरी प्रूफ्स को। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, बायर्स अगर डिले कर रहे हैं बिल्स को एक्सेप्ट करने में, इनवॉइसेस को, एक्सटेंशन पीरियड की डिमांड कर रहे हैं, सेलर यहाँ पर कुछ बायर्स को सामान बेच रहे हैं, सेलर के जो फाइनेंशियल्स हैं वो डिक्लाइनिंग मार्जिन शो कर रहे हैं, इनवॉइस अनयूजुअल अमाउंट से हो रही है, ठीक है। फैक्टर चेंज कर देते हैं, कलेक्शन अप्रोच कर्टियस से अग्रेसिव, फाइनेंशियल रिड्यूस करते हैं एडवांस रेट, डिस्प्यूट रेज किया जाता है बाय बायर अगर इनवॉइस ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। क्रेडिट असेसमेंट फ्रेमवर्क, बायर की क्रेडिट रेटिंग देखी जाएगी, हिस्टोरिकल पेमेंट बिहेवियर कैसा है, ट्रांजेक्शन ऑथेंटिसिटी, अंडरलाइन यहाँ पर जो भी आपका बिल है वो यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, सेलर का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, इंडस्ट्री रिस्क यहाँ पर कैसा है ना, ओवरऑल इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, बायर या इनवॉइस एजिंग यहाँ पर मीनिंग की हमारे पास में जो बिल्स हैं वो कितने टाइम में रीपे कर दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर सेलर के बाय दोस बायर्स। फैक्टर के पर्सपेक्टिव से क्वालिटी सेलर के रिसीवेबल पोर्टफोलियो की कैसी है, उसका कस्टमर बेस डाइवर्सिफाइड है या कंसंट्रेटेड है, डिफॉल्ट रेट यहाँ पर सेलर के कस्टमर्स का कैसा है। अब आते हैं फोरफिटिंग पर। फोरफिटिंग क्या होती है, देखो इसको भी समझाते हैं। तो आपके सप्लायर जो होते हैं यहाँ पर ये होती है इंटरनेशनली, ठीक है, तो एक्सपोर्टर होगा सप्लायर और इंपोर्टर होगा यहाँ पर बायर। एक होता है आपके पास में एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, एक होता है इंपोर्ट फैक्टरिंग, एक होता है जिसमें कि हमारे पास एक्सपोर्ट फैक्टर भी होगा और इंपोर्ट फैक्टर भी होगा। अब ये करते क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारे एक्सपोर्टर ने सामान भेजा इंपोर्टर के पास, इंपोर्टर ने बोला भाई पेमेंट मैं कर दूंगा 90 दिन के बाद में, अभी ये यहाँ पर बिल साइन करके मैंने आपको दे दिया। एक्सपोर्टर अपने फैक्टर के पास जाता है, बोलता है देखो ये सामान मैंने खरीद बेचा है और तुम इसकी यहाँ पर क्या करो फोरफिटिंग कर दो। तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे ठीक है मैं आपको 100% पेमेंट वन गो में दे रहा हूँ, ना कि फैक्टरिंग की तरह की 85% अमाउंट ही दे रहा हूँ, लेकिन बस अपनी डिस्काउंट फी कट कर लूंगा। और ये हमेशा क्योंकि विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग फोरफिटिंग होता है, यहाँ पर कभी भी विद रिकोर्स फोरफिटिंग नहीं होता, इसीलिए अगर इंपोर्टर यहाँ डिफॉल्ट कर भी गया तो एक्सपोर्टर के ऊपर कोई भी क्रेडिट रिस्क या फिर कोई भी रिस्क नहीं आएगा कि उसको पे करना है एक्सपोर्ट फैक्टर को। फाइन। अच्छा, अब इंपोर्ट फैक्टर का क्या काम है, अब क्योंकि ये दूसरे देश में है और यहाँ पर इसकी क्रेडिट वर्दीनेस पता करनी है, तो एक्सपोर्ट फैक्टर जब इसको ऑर्डर मिलेगा इंपोर्टर से, तो वो गुड्स डायरेक्टली ना बेचकर पहले अपने एक्सपोर्ट फैक्टर को बताएगा, एक्सपोर्ट फैक्टर कनेक्ट करेगा स्विफ्ट के थ्रू इंपोर्ट फैक्टर के साथ में और यहाँ पर इनकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में पूछेगा। ये बोलेंगे कि ठीक है यार आप पेमेंट कर दो, ये तो एक अच्छा यहाँ पर स्कोर दिखा रहे हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन विद दिस पर्सन या फिर विद दिस बिजनेस, आपको पेमेंट टाइम पर मिल जाएगी। तब एक्सपोर्ट फैक्टर यहाँ पर इनको बोलेंगे कि आप सामान बेच सकते हो, तब ये यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंफर्म कर अपना क्या करेंगे, बिल वगैरह जो भी था वो एक्सपोर्ट फैक्टर के पास सेल करेंगे। फाइन। तो हमारे पास में यहाँ पर फोरफिटिंग में क्या क्या चीजें हो रही है, एक तो 100% पेमेंट कर दी जाती है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट फैक्टर और इंपोर्ट फैक्टर दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, तीसरा यहाँ पर आपके पास में ये हमेशा विदाउट रिकोर्स होगा, विद रिकोर्स ये नहीं होता, ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होता है। मैंने बताया था कि फैक्टरिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन जो फोरफिटिंग है वो आपकी लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए रहती है। और यहाँ पर फैक्टरिंग जो थी वो पूरा सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, कलेक्शन कर रही थी, बहुत सारे काम कर रही थी। फैक्टरिंग यूजुअली क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होती है और एक बड़ा पेमेंट यहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर आपके पास में ये केवल एक बायर के लिए होगी एक बार में। तो डिस्काउंटिंग इंटरनेशनल एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स की, जिसको एविडेंस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट ने किया फिक्स रेट बेसिस पर 100% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, ड्राइव करते हैं फ्रेंच वर्ड फोरफिट से, मतलब सरेंडर कर रहे हैं राइट्स को।
इसके अलावा यहाँ पर और क्या होगा, द मोस्ट क्रिटिकल फीचर है कि विदाउट रिकोर्स ये जाएगा, जिसमें कि अगर इंपोर्टर फेल कर जाते हैं पे करना तो फोरफिटर रिकवर नहीं कर पाएंगे मनी फ्रॉम द एक्सपोर्टर। मेच्योरिटी टिपिकली हम मीडियम से लॉन्ग टर्म इसको यूज कर रहे हैं। फाइनेंसिंग यहाँ पर आपके पास इट माइट बी अ शॉर्ट टर्म लोन इनटू अ मीडियम टर्म वन। देन हमारे पास में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है, कैपिटल गुड्स के लिए एक्सपोर्टर शील्डेड है फ्रॉम क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क को। ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व करेंगे मिनिमम साइज नॉर्मली अराउंड 2,50,000। रेगुलेटर्स यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल एक्सिम बैंक और ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक को इंडिया में अलाउ किया गया है, स्ट्रिक्टली क्योंकि एक नॉन रिकोर्स बेसिस पर है कि आप इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो हम देखो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से क्यों बच गए, क्योंकि 100% पेमेंट एक बार में हो गई और डिस्काउंट भी कट हो गया। करेंसी एक्सचेंज से हम कैसे बच गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में फोरफिटिंग जो थी उसमें हमें पूरा का पूरा पेमेंट एक ही बार में हमें मिल गया था, और इम्पोर्टर से डायरेक्टली हमें अब क्या होगा, बैंक से पेमेंट मिलेगी, तो हमारा जो पेमेंट इम्पोर्टर हमें करता वो बैंक को रिसीव होगा। मैकेनिज्म आपके पास समझ में आ गया होगा आपको। एक्सपोर्टर जो है वो यहाँ पर फोरफिटर है, एग्री कर जाएंगे कि वो डील करेंगे एक्सपोर्टर के साथ, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, शिपमेंट हो जाएंगी गुड्स की एक्सपोर्ट से इंपोर्ट की तरफ, एक्सपोर्टर सेंड करेंगे शिपिंग डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को, इंपोर्टर एक्सेप्ट करेंगे, इंपोर्टर का बैंक को एक्सेप्ट करेगा, जो इंपोर्ट फैक्टर जिसको हम कह रहे थे गारंटी करेंगे पेमेंट को कि भाई अगर यहाँ पर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी तो मैंने पेमेंट कर देनी है। एक्सपोर्टर अवेलाइज जो बिल जो है वो फोरफिटर को दे देंगे, फोरफिटर पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को इमीडिएटली, अपने जो भी चार्जेस है वो कट कर कर फोरफिटर प्रेशर यहाँ पर डालेगा बिल के पास में टू इंपोर्टर्स बैंक व्हेन इट्स फॉल ड्यू। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो इंपोर्टर पे करता है अमाउंट ऑन मेच्योरिटी। नेक्स्ट यहाँ पर रोल ऑफ एक्सिम बैंक को, तो जब एक्सिम बैंक एक्ट कर सकता है एज अ फैसिलिटेटर तो क्या होगा, हमारे पास में ये इंडिकेटिव कोड्स रिसीव करेंगे इंटरनेशनल फोरफिटर्स से एक्सपोर्टर्स के लिए। एक्सपोर्टर यहाँ पर फी अपनी प्राइसिंग की भी लेकर चलेंगे साथ में। देखो जब हम यहाँ पर फी पे कर रहे हैं, देखो जब सामान उधार पर बेचा जाता है तो वो महंगा मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि अब ये बिल हमने बेचा अपने फाइनेंशियर को या फिर फोरफिटर को, तो भाई ये बंदा जो हमसे फी चार्ज कर रहा है वो हम कहाँ से पैसा उठाएंगे, ये बायर ने हमें पेमेंट लेट करा ना, तो हम इससे लेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के बाद में एक्सिम बैंक क्या करता है, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा सर्टिफिकेट एक्सपोर्टर को, फोरफिटिंग चार्जेस आपके एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म पर नोट किए जाते हैं और शिपिंग बिल्स पर। डिस्काउंट फी कट करते हैं यहाँ पर, जो कि एक्चुअल इंटरेस्ट पीरियड है आपका, इंटरेस्ट फी है, अपफ्रंट डिडक्ट हो रही है जब पेमेंट 100% में आपको कितनी कर दी गई, लेट अस कंसीडर 95, 5% उन्होंने अपना यहाँ पर डिस्काउंट फी कट कर लिया। टिपिकली इंटरनेशनल बेंचमार्क जैसे लाइबोर है, अब हमारे पास ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट चलते हैं जैसे सोनिया, सोनार, राइट, या फिर आपका टोनार हो जाता है, तो इन सबके साथ जाएंगे। फिर पे करते हैं फॉर द फोरफिटर्स प्रॉमिस, ताकि एग्जीक्यूट करें ट्रांजेक्शन एक फर्म डिस्काउंट रेट पर 0.5 से 1.5% पर एनम, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, डेट ऑफ कमिटमेंट अंटिल द एक्चुअल डिस्काउंटिंग ऑकर्स। तो हमारे पास 100% फाइनेंसिंग एंड नो रिकोर्स है, फुल फाइनेंसिंग देंगे विदाउट ऑक्यूपाइंग द एक्सपोर्टर्स एग्जिस्टिंग क्रेडिट लाइंस। कैश फ्लो इंप्रूव होगा, कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स को इमीडिएट कैश में, एक्सपोर्टर को फ्री कर देंगे बर्डन ऑफ मैनेजिंग एंड कलेक्टिंग रिसीवेबल्स से। यहाँ पर मोर अट्रैक्टिव क्रेडिट टर्म्स होती हैं बायर्स के लिए, इंक्रीज हो जाती है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, प्राइस ट्रांसफर, फाइनेंसिंग कॉस्ट हमारी अपफ्रंट है तो एक्सपोर्टर ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली सेल्स प्राइस में लगा कर देते हैं, और रिस्क हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, इससे हम यहाँ पर बच जाते हैं। इसी के साथ में लेक्चर पसंद आया होगा आपको तो लाइक करना, कमेंट करना, हाइप कर सकते हो लेक्चर को, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर पूछ लेना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।